चलिए, तो आज से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरुआत से देखा जाए 1872 में बना है तब से। सर सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 कंटेन जनरल प्रिंसिपल्स की कॉन्ट्रैक्ट बनने से लेके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया है। सेक्शन 76 टू 123 रिपील कर दिए गए, हटा दिए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। क्यों? बिकॉज दे वर पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। किसी गुड्स को खरीदने या बेचने से रिलेटेड सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था उसको, उससे रिलेटेड ये प्रोविजंस थे। तो सर यहां से हटाए और पूरा एक नया एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है सर। सर वैसे ही सिमिलरली सेक्शन 239 टू 268 वर पर्टेनिंग टू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्संस, तो सर वो भी जब देखा गया कि अपने आप में बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है, सर यहां से हटाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और कहाँ डाल दिए सर, नया एक्ट बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ज्यादा डिटेल्ड बनाया और ये प्रोविजंस यहाँ पर। तो सर अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टनरशिप से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो हटा के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन गया। और जो सेक्शन 124 टू 238 है सर, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं। तो सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या? सर है तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेकर डिस्चार्ज होने तक सारे जनरल प्रिंसिपल्स 100% फॉलो किए जाएंगे इसमें। ठीक है, यानी कि माइनर नहीं बना सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बना सकते, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है, contains special contracts, indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency, section 124 to 230। बस ये कॉन्ट्रैक्ट है इन 5 स्पेशल चीजों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी क्या होती है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेमनिटी? कि सर इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर इंश्योरेंस कंपनी ने, आपने कार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी इज एग्रीइंग टू इंडेमनिफाई यू अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड टू द कार एटसेट्रा, जैसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉसेस। नाउ इंश्योरेंस इंडेमनिटी क्या होती है कि सर टू मेक गुड द लॉसेस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ दिस पर्सन और एनी थर्ड पार्टी एज वेल। ठीक है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्स और वाई ने आपस में इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं मेरे खुद के एक्शन से या फिर किसी थर्ड पार्टी के एक्शन से आपको नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे खुद के एक्शन से, जैसे कि मुझे माल पहुंचाना है आपको 10 तारीख तक, यदि मैं माल नहीं पहुंचा पाया तो आपका जो भी नुकसान होएगा वो मैं बेयर विद करूंगा। तो मेरे एक्शन से यदि आपको कुछ नुकसान हो गया या किसी थर्ड पार्टी के एक्शन से आपको कोई नुकसान हो गया, सर एक्स जो है वो थर्ड पार्टी को जानते नहीं है। थर्ड पार्टी बोलता है सर मेरे साथ डीलिंग कर लो, 1 महीने के लिए माल उधार पे दे दो, मैं आपको बहुत अच्छी प्राइस 1 महीने बाद में पैसा दे दूंगा। एक्स बोला मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तो थर्ड पार्टी बोला देखो मैं मिस्टर वाई को जानता हूँ। हाँ जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि, या फिर इसको ऐसे समझते हैं कि सर इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स को बोला कि आपको आपकी कार को जो भी नुकसान होएगा, कोई थर्ड पार्टी आके आपकी कार को टक्कर मार के चली गई, कोई थर्ड पार्टी आकर आपकी कार को टक्कर मार के चली गई, तो मैं आई विल मेक गुड योर लॉसेस। तो सर इस वाले एग्जाम्पल में क्या किसी पार्टी के खुद के द्वारा जिसने इंडेमनिफाई किया है उसके द्वारा लॉस हो रहा है क्या? नहीं सर, उसके खुद के द्वारा लॉस थोड़ी हो रहा है, थर्ड पार्टी के कंडक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो सर चाहे पार्टी के खुद के कंडक्ट के कारण चाहे थर्ड पार्टी के कंडक्ट के कारण कुछ भी लॉस हो रहा हो, तो सर उसको
to make good that loss caused by the conduct of either by the party itself or by the conduct of the third party। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए येस और नो, बोलिए येस और नो। ठीक है, तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, चलिए, तो इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं और आइए पढ़ना चालू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। पढ़ भाई करण फारिया। Am I- Indemnity हाँ, indemnity is equal to security against loss to make good the loss to compensate the party who has suffered some loss. security against loss to make good the loss or to compensate the party who has suffered some loss। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉस, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, टू मेक गुड द लॉस, टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड फ्रॉम लॉस, ऐसा आप वादा उसको करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, पढ़ भी। It is a contract by which one party promises to save the other from loss caused by him by either the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. मेरे खुद के कारण या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आई विल मेक गुड द लॉसेस। तो ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इंडेमनिफायर कौन होता है? देखो दो पार्टीज होता है, एक तो होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफायर का मतलब सीधा सा समझ लो, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जिसने या कोई दूसरा आदमी जिसने किसी को प्रॉमिस किया है आई विल मेक गुड योर लॉसेस। ठीक है, तो हु इज द, और इंडेमनिफाइड वो जिसको ये इंडेमनिटी मिली हुई है, हु इज द इंडेमनिटी होल्डर, जिसको वादा किया गया है कि आपको लॉसेस के अगेंस्ट बचाया जाएगा। पढ़ ले भाई इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड। करण। Indemnifier, indemnifier party who promises to indemnify slash save the other party from loss. Indemnified indemnity holder party who is promised to be saved against loss. ठीक है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर्स कौन होते हैं? दो पार्टीज होती हैं, जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, तो सर इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नोट नंबर 1 पर भाई, नोट नंबर 1। Section 124 covers only a unique situation. हाँ सर, बड़ा। Section 124 covers only a unique situation wherein loss caused by only a person is covered. An accident which is not caused by any person or which is caused by an act of God slash natural event is not covered. देखो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 को आज मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 को आज मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है नोट नंबर 1? कि सर जो किसी पर्सन के द्वारा काम किया गया है उससे कुछ नुकसान हो रहा है, वो कवर किया जाएगा अंडर द वर्ड इंडेमनिटी। वो कवर किया जाएगा अंडर द वर्ड इंडेमनिटी। भगवान के द्वारा या नेचुरल इवेंट के द्वारा जो भी काम किया गया है वो इंडेमनिटी में कवर नहीं किया जाएगा। एक पूरी पिक्चर आई थी या नहीं आई थी, याद है? अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी एक्ट ऑफ गॉड पे, नेचुरल इवेंट भूकंप से एक गुजराती मानुस की दुकान गिर जाती है। अबे देखी नहीं क्या? 2011-12 के आसपास आई हुई है, 12 में आई हुई है, और ऑब्वियसली देखी होगी आपने। ठीक है, तो सर उसका थीम ही यही था, एक्ट ऑफ गॉड कवर होगा या नहीं होगा। पर अपने को उधर नहीं जाके और अपने को ये देखना है कि सर पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सॉरी, कि सर एक आदमी के द्वारा किया लॉस, कोई कौन सा लॉस कवर होगा विच इज कॉज्ड ओनली बाय अ पर्सन।
But an accident which is not caused by any person or which is caused by an act of God or natural event is not covered under the word indemnity. But note two, stop, note two. सर कोर्ट आ गया, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, ठीक है, 1942 का केस है। सर अब कुछ लॉज कहाँ से आते हैं कि सर जो खुद लॉ का जो टेक्स्ट है वहां से आते हैं, ठीक है। कुछ लॉज इंडिया में कहाँ से आते हैं कि सर कोर्ट्स भी तो काफी चीजें बताता है, तो काफी लॉ वहां से भी बनते हैं, जैसे कि एन एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, कहां से आया, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष से आ रहा है, ठीक है। तो सर लॉ तो वहां से भी आ रहा है। यदि आप में से जिसने चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या बिजनेस लॉज का चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, उसने ध्यान होगा व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ, कानून कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनता है। तो वहां पर कि सर एक एक पर्टिकुलर तरीका था, कोर्ट से भी तो बनता है सर, कॉमन लॉ जैसे, ठीक है। तो इसने इस सिचुएशन को कवर कर लिया। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन में क्या हुआ था, लैंडमार्क केस है, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। पढ़ भाई, नोट नंबर 2 क्या बोलता है। But in case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan 1942, decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here it covers every loss, whether due to negligence of promisee or by natural calamity or by accident. तो सर केस के थ्रू आया तो कॉमन लॉ बन गया या नहीं बन गया, यस सर कॉमन लॉ बन गया। यानी कि वो जो कमी पेशी लॉ की हो रही थी वो यहाँ से पूरी कवर हो गई थ्रू इन डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने बोला देखो गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन के केस में कि सर इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, हम तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। इंग्लिश लॉ को क्यों फॉलो किया आप सब जानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है कि सर अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, तो अंग्रेज क्या मानते हैं हम वो मान लेते हैं, चलो। इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंडेमनिटी में लॉस से कवर करना होता है, हार्मलेस रखना होता है अगले आदमी को लॉस से। तो लॉस कहीं से भी आ सकता है, वेदर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रोमिसी, चाहे प्रोमिसी की खुद की नेग्लिजेंस, प्रोमिसी की नेग्लिजेंस हो गई, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, अर्थक्वेक जैसा एक्ट ऑफ गॉड, फ्लड से कोई नुकसान हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, सर किसी से भी हो रहा है उससे बचाना है। तो यहाँ की जो सेक्शन 124 की कमी पेशी थी ये इस केस लॉ ने पूरी कर दी, यानी अब सबसे कवर है, याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो भाई। Mr. X contracts with the government to return to India after completing his studies, which were funded by the government at University of Cambridge, and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. सर मिस्टर एक्स ने इंडेमनिफाई किया, मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप मेरी विदेश की पढ़ाई को फंड कीजिए, जब मैं पढ़कर आ जाऊंगा, जब मैं पढ़कर आ जाऊंगा तो आप, जब मैं पढ़कर आ जाऊंगा तो आप के पास में 5 साल तक काम करूंगा ताकि आपको लॉस नहीं हो, ठीक है। तो यदि मैं वापस नहीं, आपको लॉस नहीं होनी, मैं आपको 5 साल रिटर्न करूंगा, 5 साल जो आपने मेरे को पढ़ाई में हेल्प की उसके बाद में मैं आपके यहाँ काम करूंगा उस पैसे को उतारने के लिए। यदि मैं इंडिया नहीं आया तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा पैसा जो उसने मेरे ऊपर खर्च किया है वो रिम्बर्स करूंगा, यानी आई विल मेक गुड योर लॉसेस। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, टू मेक गुड द लॉसेस। यदि ऐसा होता है तो मैं आपको आई विल मेक गुड द लॉसेस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो भाई। A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 5,000 rupees. This is a contract of indemnity. सर ए, मान लो ए और बी के बीच में कोई लेन देन था, तो बी, जहां पर बी को ए को 5,000 रुपए चुकाने थे, सर तो बी को
बी को सी ने इंडेमनीफाई किया ये कहते हुए कि ये तेरे पे जो भी केस लेगा, उस केस में जो भी डिसीजन आएगा उसके लिए मैं तेरे को इंडेमनीफाई करता हूँ, तेरा कुछ भी नुकसान होएगा तो आई विल इंडेमनीफाई यू, आई विल मेक गुड योर लॉसेस। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एग्जाम्पल 3 पढ़ो इंडेमनिटी का। X may agree to indemnify Y for any loss or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. एक्स और वाई के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि ये पड़ोसी का जो पेड़ है, यदि ये इससे तेरे घर को कभी भी कोई नुकसान होता है तो आई विल मेक गुड योर लॉसेस। अब सर सही में वो पेड़ गिर के और नुकसान हो गया, सो एक्स विल बी लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द फेंस, एक्स विल बी लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द फेंस। ठीक है, आई मेक गुड द लॉसेस, जो भी पैसा आया है, एंड टू मेक गुड द लॉसेस का उन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है ना। ठीक है, सो ये अलग अलग एग्जाम्पल है जहां पर खुद पार्टी के कारण नुकसान हो रहा है। यदि किसी पार्टी, उसने कहा कि मैं, आप मेरे को पढ़ने भेजिए, यदि मैं वापस काम नहीं कर पाया तो आई मेक गुड योर लॉस। ठीक है सर, कोई थर्ड पार्टी के कारण कोई लॉस हो रहा है तो आई मेक गुड योर लॉस। सर यदि किसी सिचुएशन के कारण कोई लॉस हो रहा है तो आई मेक गुड योर लॉस, पेड़ गिर जाता है तो फायर लग जाती है तो। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की और बातें सर, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों होते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो सर इंडेमनिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, it must fulfill all the essentials of a valid contract, that is जनरल प्रिंसिपल्स सारे फॉलो होने चाहिए। 11 बताए ना आपको कि सर ये 11 या 12 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये पूरे होने चाहिए। तो सर इट मस्ट फुलफिल ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस, कंसिडरेशन वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए। क्योंकि जनरल, सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या जनरल बातें तो फॉलो करनी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? बोलो यस और नो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ए आस्क बी टू बीट सी promising to indemnify him against the consequences। अब बताना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या नहीं है? ए ने बी को बोला तू जाके सी को ठोक के आ जा, मतलब उसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दे, और बदले में मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। सर ये क्या मतलब? और क्या बोला सुनना, ए आस्क बी टू बीट सी प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। 10,000 रुपए तो दूंगा, और जो भी कोई, यदि कोई तेरे को नुकसान होगा तो मैं तेरे को इंडेमनिफाई भी करूंगा, मैं तेरे को इंडेमनिफाई भी करूंगा, आई मेक गुड योर लॉसेस। ठीक है सर, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो सर क्या ये इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर क्या होगा कि सर ए आस्क बी टू बीट सी, तो उसको ठोक दे, तेरे का जो भी नुकसान होगा वो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। ये इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सर ये हमारे जो क्रिमिनल लॉज है उसमें किसी को बीटिंग देना या ये सब करना मना किया गया है। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? बोलिए, बात समझ आ गई? यस सर। सो द प्रॉमिस ऑफ ए कैनॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां से बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुराना जो आईपीसी है और नया जो क्रिमिनल लॉ है उसमें मना किया गया ना, किसी को बीटिंग, किडनैपिंग ये सब नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो वो कोर्जन और इसके थ्रू बना हुआ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, या फिर कोर्सिव फोर्स अप्लाई कर दिया गया है किसी पे, इसलिए। बात समझ में आई रे? बात समझ में आई? यस, इसलिए अपने को ये सब काम नहीं करने हैं। ठीक है, गलत कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है, गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है ये। तो सर जब अपन कह रहे हैं कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी बातें होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता ये। आ जाइए, नेक्स्ट आगे पढ़िए। क्वेश्चन आता है, आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी? अच्छा क्वेश्चन है। सर इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी या आपके बीच में बनते हैं, क्या वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैं?
सर एक को छोड़ के सारे हैं। आंसर पढ़िए फिर बताता हूं। पढ़ भाई। A contract of fire insurance or marine insurance, etc., is always a contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in case of contract of life insurance. देखो बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर। क्या एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर? सर फायर इंश्योरेंस किया है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका, सर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इट इज प्रॉमिसिंग टू मेक गुड योर लॉसेस। सर मैराइन इंश्योरेंस किया है, पानी में, पानी का इंश्योरेंस शिप्स में जनरली होता है। इट इज प्रॉमिस टू मेक गुड योर लॉसेस। ठीक है सर, ये सब जो होते हैं ना, ये ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको बचाने की, आपकी मेक गुड योर लॉसेस की बात हो रही होती है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोलता है, यदि मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस लिया कि LIC से, सर आप मुझे पैसा दो, आपके मरने के बाद में हम आपकी फैमिली में जो भी आप नॉमिनी बनाओगे, मान लो आपने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया है, तो आई विल, जो जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली उतना रुपया हम आपकी वाइफ को दे देंगे। तो सर इसमें अब मर गया तो उसका लॉस आप कैसे सही करोगे रे? इट इज नॉट अ कॉन सर, लाइफ इंश्योरेंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटीज। जनरल इंश्योरेंस वगैरह ये सब क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में तो कोई मर जाएगा तो उसका लॉस क्या ही सही करोगे आप? तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्या ये बात क्लियर समझ में आ गई? यस, बोलो रे, अरे बोलो ना। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, नेट जो है वो थोड़ा सा ढीला चल रहा है, तो अपन सब वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करते हैं, ताकि थोड़ा सा वो लिंक मतलब नेट सही हो। ठीक है, सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो।